आज का श्लोक है, नवं वस्त्रं नवं शस्त्रं नव्या स्त्री नूतनं गृहं सर्वत्र नूतनं शस्त्रं सेवकान्ये पुरातने। अर्थात नए वस्त्र, नए शस्त्र, नई परिणीत स्त्री या नया घर, ये सब अच्छा लगता है, परंतु कार्यकर्ता, सेवा, कार्य करने वाला और अन्न, ये दोनों पुराने ही अनुकूल होते हैं। श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र। अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकल विद्यासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्री स्कंद उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभवः गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। हरि ओम। हम सत्र को आरंभ करते हैं। जो पुराने शिक्षार्थी हैं उन्हें ये हो गया है, जो नए हैं उनके लिए ये फिर से यहाँ पर सत्र में हम ले रहे हैं। जो पुराने हैं उनके लिए ये पुनर्अभ्यास हो जाएगा। आज से अपना ज्योतिष विषय का प्रत्यक्ष अभ्यास आरंभ हो रहा है। इस सत्र में हम ज्योतिष विषय की प्रारंभिक जानकारी लेंगे, जिसमें गहन विषय नहीं होगा, केवल ऊपरी कुछ शब्दों की आदत हमारे कानों को और अपने मस्तिष्क को होनी चाहिए। इसलिए कुछ जो आवश्यक जानकारी है वो आज के सत्र में होगी और अगले सत्र से फिर हम डिटेल में जानना आरंभ कर देंगे। यह सत्र आरंभ करने के पहले हम लोग एक नियुक्ति जो अपने प्रथम वर्ग में हुई थी, जो द्वितीय वर्ग में नहीं हो पाई थी, वह है अपने वर्ग प्रतिनिधि की नियुक्ति। तो जयश्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि फरवरी महीने के अंत तक के जितने सत्र हैं तब तक आप वर्ग प्रतिनिधि रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। तो उसके बाद हम नए वर्ग प्रतिनिधि की नियुक्ति करेंगे, लेकिन फरवरी माह के अंत तक जितने सत्र होते हैं तब तक जयश्री जी वर्ग प्रतिनिधि रहेंगी। जयश्री जी, वर्ग प्रतिनिधि के नाते आपको और एक काम करना होगा कि फरवरी माह के जितने सत्र होते हैं उनकी तिथि आप एक बार देख लीजिएगा कि अनध्ययन तिथि कौन सी है, तो उस समय पे हमें सत्र की और रचना करने के लिए आसानी होगी। हम सत्र को आरंभ करते हैं। ये प्रारंभिक स्थिति। ज्योतिष का मूल आधार पंचांग होता है और पंचांग सबसे पहले सीखा जाता है, परंतु नए वर्ष का पंचांग गुड़ी पाड़वा से प्राप्त होता है, लेकिन उससे कुछ दिन पहले से हमें उपलब्ध हो जाता है। तो जब तक वो नया पंचांग नहीं आता है तब तक हम पंचांग की ऊपरी जितनी जानकारी हमें आवश्यक है उतनी अब लेंगे, और नया पंचांग आने के बाद गुड़ी पाड़वा के दिन उसका पूजन करेंगे। उसके पूजन की विधि की भी जानकारी मैं समूह पर साझा कर दूंगा कि पंचांग का पूजन कैसे किया जाता है। वो पूजन करने के बाद फिर गुड़ी पाड़वा के पश्चात का जो सत्र होगा उसमें हम पंचांग प्रत्यक्ष रूप में कैसे देखना उसका सत्र हम लेंगे। तो अभी ऊपरी तौर पर पंचांग के विषय में जानकारी, जैसे हम पंचांग क्यों देखते हैं तो कुछ बातें जो है, जैसे हम तारीख, वार, महीना, वर्ष
तिथि नक्षत्र चौघटिया, ये उसका शब्द है चौघटिया है, 4 घटी का एक जो एकक है उसे चौघटिका कहते हैं, लेकिन बाद में उसका अपभ्रंश होकर चौगड़िया हो गया। हो रहा है मुहूर्त के लिए, शुभ मुहूर्त, ग्रह योग, उसके लिए भी पंचांग देखा जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के लिए भी पंचांग की आवश्यकता होती है। समुद्र में ज्वार भाटा, भरती ओटी जो आती है, वो उसका समय भी जानने के लिए पंचांग की आवश्यकता होती है। ऋतु में होने वाले परिवर्तन, यह भी पंचांग से हम देख सकते हैं। विविध जो त्योहार हम मनाते हैं, व्रत वैकल्प हैं, महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि जो होती है, वो भी हम पंचांग से ही जान पाते हैं। सूर्योदय, चंद्रोदय, सूर्यास्त, वैसे ही चंद्रास्त भी हम पंचांग से देखते हैं। जन्म कुंडली बनाने हेतु सारी जानकारी भी हमें पंचांग से मिलती है। उसमें भी सारे ग्रहों की स्थिति और लग्न की समय सारिणी, वो भी हमें पंचांग से मिलती है। विवाह के लिए पत्रिका मिलान जो होता है, वो भी हम पंचांग से ही कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपको याद आए तो उसमें आप जोड़ सकते हैं। अब अपने शास्त्रों में 6 ऋतु दिए हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु है। यह ऋतु का जो बदलाव है वो चंद्रमा के ऊपर नहीं है, वो सूर्य के ऊपर है। सूर्य की जैसे ही राशियांतर होता है, एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तो उस समय पर यह ऋतु भी बदलते हैं। जैसे अभी 14 जनवरी को सूर्य भगवान मकर राशि में उन्होंने प्रवेश किया, तो उस समय से शिशिर ऋतु का आरंभ हो गया। तो ये मकर और कुंभ में शिशिर ऋतु होता है। पौष पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक हम तारीख नहीं देखते हैं, ये अपने महीने जो होते हैं वो देखते हैं। उसके बाद जो होता है वसंत ऋतु, जिसमें सूर्य मीन और मेष में रहता है, तब वसंत ऋतु होता है, जिसमें फाल्गुन पूर्णिमा से वैशाख पूर्णिमा। उसके पश्चात जो है वो ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में सूर्य भगवान वृश्चिक और धनु राशि में होते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा से मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक ये ऋतु का कालचक्र चलता है। जब हम नई पत्रिका बनाते हैं तो उस पत्रिका में जातक का नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ उस समय पर तिथि, नक्षत्र, राशि तो लिखते हैं, साथ में हमें ऋतु भी लिखना होता है। तो वो ऋतु हमें यहाँ से ऐसे ध्यान में आ सकता है। अब अध्ययन हेतु योग्य समय, अपने शास्त्र के अनुसार हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी नया विषय सीखते हैं, तो सीखने के लिए उत्तम समय कौन सा होता है, मध्यम समय कौन सा होता है और अनध्ययन की तिथियां कौन सी होती हैं, इस विषय में भी विस्तृत जानकारी अपने शास्त्रों में है। जैसे कोई भी नया विषय अगर हमें सीखना है तो उसके लिए उत्तम अध्ययन का समय दिया है। किसी भी महीने की शुद्ध पक्ष की नवमी से शुद्ध पक्ष की त्रयोदशी तक उत्तम अध्ययन समय होता है। वैसे ही कृष्ण पक्ष की द्वितीया से सप्तमी तक का जो समय है वो उत्तम अध्ययन के लिए होता है। इस समय में अगर कोई भी क्लिष्ट विषय का अभ्यास हम आरंभ करते हैं तो वह आसानी से हमें ध्यान में रह जाता है, उसके लिए बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। और मध्यम समय जो दिया है अध्ययन का, जिसमें आसान विषय हम उसमें ले सकते हैं, वह समय है कृष्ण पक्ष नवमी से त्रयोदशी और शुद्ध पक्ष की द्वितीया से सप्तमी। किसी भी महीने का यह तिथि निश्चित रहती है। और अनध्ययन तिथि में कहा है कि कोई भी विषय का नया विषय पढ़ाई करने के लिए आरंभ करना है तो इन अनध्ययन तिथि पर कभी नहीं करना है। वो अनध्ययन तिथि कौन सी है, तो किसी भी महीने की दोनों पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, दोनों चतुर्दशी और साथ में पूर्णिमा और अमावस्या, ऐसे 8 दिन हैं जिस दिन हमें कोई भी नया विषय का अध्ययन आरंभ नहीं करना है।
इसका अर्थ इन अध्ययन तिथि में हमें पढ़ाई नहीं करनी है क्या? ऐसा नहीं है। हमें पढ़ाई तो करनी है, परंतु पहले जो विषय हमने पढ़े हैं उसका पुनस्मरण हम इन अनध्ययन तिथि में कर सकते हैं, परंतु नया विषय अभ्यास के लिए आरंभ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है ये अवखड़ा चक्र। जो पुराने शिक्षार्थी हैं उनके पास इसकी प्रत होगी, तो इस सत्र के समाप्ति के बाद अपने नए समूह पर जिनके पास इसकी डाउनलोड की हुई प्रत होगी तो वो समूह में एक बार साझा कर दे। वर्ग प्रतिनिधि आप जरा ध्यान रखिएगा, मेरे पास इसकी डाउनलोड किए हुए अभी प्रत नहीं है। दूसरा वर्ग आरंभ होगा ये पता नहीं था, नहीं तो वो संभाल कर रख देता था मैं। तो ये जरा आप समूह में डाल दीजिएगा।